के सारे लोग घर के आंगन में बैठे थे और सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी, क्योंकि जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला मैं लेने जा रहा था। वो फैसला था आईएएस बनने का। इस फैसले से कुछ चेहरे तो खुश थे, पर कुछ चेहरे परेशान भी थे, हैरान भी थे। मेरी तकदीर में आईएएस बनना था या नहीं था, इसी खोज में मैं तो निकलता ही, पर मेरे घर वाले भी निकले और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 50 से ज्यादा पंडितों से मेरी हाथ की लकीरें और कुंडली दिखा डाली। जिसको भी कुंडली दिखाई, उसने सिर्फ यही बोला, बेटा तुम्हारा सूर्य कमजोर है, तुम्हारा प्रीलिम्स तक नहीं निकलेगा। और यहां से शुरू होती है मेरे बागी बनने की कहानी, बनारस का बागी। नमस्कार, मैं चंद्रमौली चौधरी और ये कहानी है एक बागी की। जी हाँ, बागी क्यों है ये अभी थोड़ी देर में आने वाला है, पर आप समझिएगा कि बनारस की नगरी से निकलकर आप तक पहुंचने वाला यूपीएससी एस्पिरेंट से टीचर बनने तक का सफर है ये। और इस टीचर बनने तक के सफर में बहुत ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको शायद आप भी रिलेट कर पाएंगे। खैर, बनारस की गलियों में बहुत कुछ सपने नहीं होते। सपने व्यापार, मंदिर वहीं तक सीमित रह जाते हैं। वहां पे अगर कोई सपना देख रहा है इंजीनियरिंग करने का, तो शायद एक बहुत बड़ा सपना था वो, और हमने उसको साकार भी किया, नौकरी भी लगी। हालांकि नौकरी के बारे में जब घर पे बताया गया, तो उन लोगों के चेहरे पे कोई ऐसी खास खुशी नहीं थी। उसका रीजन है, बनारस में आप स्थापित हैं, आपका सब कुछ चल रहा है, नौकरी से कितना ही कमा लेता कोई। तो उनको लग रहा था कि ये बेटा मेरा बिजनेस क्यों नहीं कर लेता, जाके नौकरी के चक्कर में पड़ा है। खैर, हमने नौकरी तो ज्वाइन की और कुछ समय बाद हमारे दिमाग में आ चुका था कि यार इससे भी और कुछ अलग करना है। क्योंकि आप बनारस से निकले थे ना, आप मेंढक थे। आप जब बाहर निकले कुएं से, तब आपने देखा कि बहुत कुछ है आसपास, बहुत कुछ किया जा सकता है। और आप फिर देश की सेवा का एक बड़ा एग्जाम देने का सोचते हैं, यूपीएससी का। और इसको सोचने मात्र से उस समय डर लगता था। घर पे बताने की हिम्मत भी नहीं थी पहले तो, पर फिर भी कोशिश की। सारे लोग बैठे थे, एक जॉइंट फैमिली हमारी, वहां सारे लोग बैठे थे और घाट किनारे बढ़िया हवा चल रही थी। उस पे हमने एक टॉपिक छेड़ दिया कि शायद अब नौकरी करने का मेरा कोई मन नहीं है। ये अभी तक बहुत खुश हो चुके थे चेहरे कि वाह, चलो इसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, अब ये बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। पर अगला झटका हमने तुरंत डाल दिया। जैसे ही हमने बोला कि अब हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, चेहरों पर कुछ खुशी, कुछ कंफ्यूजन, किन्हीं के 12 बज चुके थे। अब वो सवाल ये था कि आखिर करोगे कैसे? ना रिसोर्स है, ना इतना नॉलेज है, ना कोई ये बैकग्राउंड है, कहां से करोगे? पर करना था, ये तय है। घर वालों ने अपनी प्रक्रिया चालू की कि इसको कराना है, और कराने के लिए एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने ही पंडितों की लाइन लगी। और सबसे हमारी कुंडली चेक कराएगी कि भैया ये हमारा बेटा जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा। हर व्यक्ति का एक सुर में ही आवाज आता था कि इसका सूर्य नीच का है, ये कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई लिखाई से इसका कोई वास्ता नहीं है, इसको पढ़ाइए मत, इसको व्यापार संभालने दीजिए, व्यापार संभालेगा आपका। ये वो जंक्चर था जहां बनारस का बागी जन्म ले रहा था। बागी का जन्म हो रहा था और होना ही था, क्योंकि पंडितों ने तो एकदम निगेटिव कह दिया था कि इसका नहीं हो सकता। अब मन में बागीपन आ चुका था। तुरंत कंपनी में हमने अपना रेजिग्नेशन दिया, एक अच्छा खासा 20 लाख का पैकेज छोड़ा। उस समय की बात है, आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात है। और हमने सफर चालू करने की ठान ली थी कि यूपीएससी का ही एग्जाम देंगे, क्योंकि उनने शायद लकीरें देखी होंगी हाथों की। हमने अपनी तकदीर खुद बनाने का फैसला किया और हम निकल पड़े दिल्ली की तरफ, क्योंकि कहा जाता था कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बिना दिल्ली के वो होगा नहीं। मेन पॉइंट यहां पर यह है कि जो यूपीएससी प्रिपरेशन में आज तक हमें लगा जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है साथ, और घर वालों का पूरा साथ था। निकल पड़े हम। उन्होंने भी सोचा कि चलो ट्राई कर रहा है, करने देते हैं। यूपीएससी की इस खोखली दुनिया में जब हम प्रवेश किए, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले कुछ वर्ष तो मासूमियत के होते हैं, जहां पे आपको यह भी नहीं पता कि चाय दिन रात चलती है,
जहां पे आप हर किसी की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, जहां पर आप हर किसी के अगर आंखों में झांकें तो सपने ही सपने, और हर किसी के जुबान पर एक झूठ चल रहा होता है कि मेरा हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा और हम राज करेंगे। खैर, इन सपनों की दुनिया में बहुत कुछ कई बार हासिल भी हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है, पर ये 1-2 साल मासूमियत के बड़े मुश्किल से निकलते हैं। 8x8 का रूम होता है, खिड़की होती नहीं, दरवाजा तो होता है पर आपको जाने का समय कहां। आप तो सिर्फ अपने उस पलंग पर पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसके आधे हिस्से में सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। तकिए भी आपके पास नहीं होते क्योंकि वो तो किताबें वहां बिछी होती हैं। ओढ़ना भी अगर होता है तो आप टेस्ट सीरीज के कागजों को ही अपने ऊपर डाल लेते हैं। और ये हकीकत है। अगर आप इस एग्जाम से जुड़े हैं या जुड़ना चाहेंगे तो आप इन सब चीजों को फील कर पाएंगे जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में गंभीरता से उतरेंगे। रात में सिलेबस आपके ऊपर गोले दागता है और दिन में आप अपने डिफेंस सिस्टम से उसको रोकते हैं। दोपहर आपका ऑप्शनल खा जाता है तो शाम आपकी निकल जाती है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने में। और ऐसे कुछ 1-2 साल निकलते हैं। पर सबसे पॉजिटिव पॉइंट था कि आप अगर इंटरव्यू तक पहुंच जाएं पहले अटेम्प्ट में तो ये आपका सीना चौड़ा कर देता है। और बनारस से वो बागी निकला, पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू हमने दे दिया। पंडितों का कुछ कहना था, हमने पहला इंटरव्यू दे दिया था, रिजल्ट का वेट कर रहे थे। लग तो रहा था कि हो जाएगा, पर जब रिजल्ट की वो लिस्ट आई तो उसमें कहीं नाम नहीं था। तो मन में एक रोष हुआ कि कहीं पंडित ही तो सही नहीं। पर उन्होंने तो बोला था कि आप प्रीलिम्स भी नहीं कर सकते, आपके तैयारी लिखी नहीं है भाग्य में। पर इतना हुआ, 2 अटेम्प्ट हो गए और दोनों अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया और आपको बता दें सिर्फ 2 और अगले वाले में 3 नंबर से रह गया। अब मासूमियत गायब हो चुकी थी। अब आपके अंदर एक कठोरता आती है। इस कठोरता में आप सारे इमोशंस को भूल जाते हैं। घर से बात होना बंद हो जाती है, लोगों से आप मिलते नहीं, आप घर के बाहर निकलते नहीं। अब आपकी दुनिया वही 8x8 में सिमट जाती है। नोट्स हैं, मैप है, सिलेबस है, फिर से नोट्स हैं, खाना है, सोना है, बस यही आपकी लाइफ है। वैसे तो सुना जाता है कि जब नई एक सुबह होती है तो नई चीजों के साथ आती है, पर यहां वही सेम चीज रोज आती थी। आपको रिवीजन रोज करना होता है ताकि आप इस एग्जाम में लगे रहें। पर अब एक दूसरा बागीपन भी शरीर में, आत्मा में प्रवेश कर रहा था। दिल में बहुत सारे अरमान आपके भी होंगे, वैसे ही हमारे भी थे। और ये कहा जाता है कि अगर भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। एक हंगामा ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी आता है। आप इतने प्योर अगर ख्यालात रखते हैं तो शायद ईश्वर भी चाहता है कि कुछ ना कुछ आप सिक्योर कर लें। जब 2 बार यूपीएससी नहीं हुआ तो मन में जो एक और ख्वाहिश थी, अब उसको रखने की हिम्मत नहीं बची थी। यूपी पीसीएस के एग्जाम भी लगातार होते थे उस समय, और कोशिश की मैंने कि किसी ना किसी तरीके से अपने घर पे कन्वे कर दिया जाए कि एक और विचार भी है मन में। तो यूपी पीसीएस का मेंस हम देने जाते हैं और पीछे से चाची को बोल के जाते हैं कि आप घर पे सब बता देना। उन्होंने कर भी दिया। और जब हम बाहर निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से तो देखते हैं कि हमारे सामने सारे घर वाले खड़े हुए हैं। सबकी आंखों में वही प्रश्न कि तुम तो तैयारी करने गए थे, ये क्या हो गया। खैर, ये डिस्कशन वापस से होगा, घर लाया जाएगा, घर पे बैठ के पूरा डिस्कशन होगा और ये बात रफा दफा कर दी जाती है कि तुम अभी यूपीएससी की तैयारी करो, अभी कहीं और दिमाग मत लगाओ। अब जो दूसरा विचार मन में आ रहा था, आप सोचिए वो क्या होगा। अमूमन यहाँ पे लोग जब तैयारी करने आते हैं तो उनके मन में एक एंकर होता है। हमारे मन में भी एक ऐसा ही एंकर था। शायद मन ने ठान लिया था कि किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, चुन लिया था। पर आप बनारस से हैं, बनारस में ये चीजें नहीं होती। आप शायद अपने गांव में हो, कहीं से भी आप रिलेट कर पा रहे हो, ये एक टैबू माना जाता है, नहीं हो सकता। खैर, पंडितों को बुलाया गया और पंडितों से सब कुछ चेक कराया गया। पंडितों ने एक सुर में फिर से बोला कि अगर ये शादी हुई तो इसकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। अब यहां पर जन्म हो रहा था फिर से एक नए बागी का। एक बागी तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं जो दिल्ली पहुंच चुका था, अब एक नया बागी पैदा हुआ। यह बागी वापस से दिल्ली जाता है
और वहां जाकर वापस से यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाता है। पर अब दो जिंदगियां ये जी रहा है। एक लाइफ में ये तैयारी भी कर रहा है और एक लाइफ में संभालने की कोशिश भी कर रहा है कि कैसे अपने दूसरी हसरत को भी पूरा किया जाए। और बुरा नहीं है, हसरतें बहुत हो सकती हैं दिल में। पर थर्ड अटेम्प्ट जब दिया, उसका भी इंटरव्यू कॉल आया, फाइनल लिस्ट का वेट कर रहे थे, और फिर से जब उसमें पीडीएफ में 0 फाउंड आया तो हम समझ गए कि शायद इस बार फिर से नहीं हुआ और पंडित सही बोल रहे हैं। अब आप चूंकि प्रोफेशनल बन चुके थे, कठोर बन चुके थे, इमोशंस बहुत बचे नहीं थे। पहले अटेम्प्ट में तो बहुत फूट फूट के रोया गया, पर थर्ड अटेम्प्ट आते आते सब बहुत नॉर्मल हो गया था और जिंदगी इतनी ज्यादा उलझ चुकी थी कि रोने का समय भी नहीं था। पर सामने लाइफ पार्टनर के घर वालों ने भी पूरा समर्थन देने की हमेशा हमेशा कोशिश की है, और हमारे घर वाले भी हमारे लिए हमेशा खड़े रहे। फोर्थ अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट, वापस इंटरव्यू तक पहुंचे और नहीं हुआ। खैर, लास्ट में भी जब नहीं हुआ तो पंडितों से बात करने में एक झिझक थी कि क्या वही तो सही नहीं थे, क्या ये तकदीर में ही नहीं था, और अगर कुंडलियां सही हैं, हाथ की रेखाएं सही हैं, तो इनको देखकर ही सारे काम क्यों नहीं हो जाते। ये सवाल अभी भी मेरे मन में बहुत दौड़ रहा था। पर इस अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ और ये फाइनल अटेम्प्ट था। फिर हमने कोशिश किया अपनी जिंदगी को अगले गियर में शिफ्ट करने का। इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता है आपको पढ़कर कि आप इसको कहीं अप्लाई करना चाहेंगे, और तब हमारा कहीं सामना होता है एक नए प्रोफेशन से, वो है टीचिंग का। और जब हमने टीचिंग करनी चालू की तो टीचिंग में एक चीज हमने देखी कि ये अरमान सिर्फ मेरे अकेले नहीं थे। ये अरमान ऐसे लाखों लोगों के हैं जो दिन रात बैठकर पढ़ना चाहते हैं। पर उन गलियों में जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ एक चीज हमेशा जो उनको परेशान करती है, वो है अकेलापन। तो हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हमारे साथ तो हमारे पेरेंट्स रहे, जुनून भी रहा, सब लोग साथ थे, पर क्या ये साथ सबको मिल पाता है? और तकदीर में भले ही कुछ चीजें ना लिखी हों, आप आजमा तो सकते ही हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं, और आप जो भी कर रहे हैं शायद वो बेहतर के लिए ही कर रहे हैं। तो ये 2 बार बागी बनने की कहानी, बनारस से यूपीएससी एस्पिरेंट तक का सफर, और कैसे हमने टीचिंग चालू किया। और आज टीचिंग में शायद अगर आप यूट्यूब के म्यूजियम में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस कदर लाखों लोगों को शायद हम आज बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो इस पूरी लाइफ जर्नी में आपने देखा कि कितनी उठापटक हुई, हर चीज आपने देखी। यूपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ, मन में बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारी उधेड़ बुन थी। पर आप अगर इस चीज पे फोकस करें कि शायद इस यूपीएससी के एग्जाम के लिए अगर आपको लड़ना है, तो सबसे पहली चीज है आपको बागी बनना पड़ेगा। और बागी सिर्फ ये नहीं दिखाने के लिए बन रहे हैं, आपको एक नेचुरल बागी बनना पड़ेगा, एक पर्पस के लिए, कॉज के लिए। और आपको दिखाना पड़ेगा कि हां, मैं इस कॉज को कर सकता हूं। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ता अपने आप खुलता है। अगर आप यूपीएससी देते हैं और पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो ऐसा कोई मतलब नहीं कि आप किसी से कमजोर हैं या कम रह गए। आप अपने रास्ते बदलकर कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप वहां पर बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी बस एक रास्ता है आपको एक्सेलेंस की तरफ ले जाने का। ऐसे बहुत सारे तमाम रास्ते हैं। तो दोस्तों, आपने ये पूरी जर्नी सुनी और आपने देखा कि किस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार इंटरव्यू देने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ। और आपको बताएं, पहला इंटरव्यू 3 नंबर से रह गया था, दूसरा इंटरव्यू 4 नंबर से, तीसरा इंटरव्यू मात्र 2 नंबर से, और लास्ट का इंटरव्यू मात्र 3 नंबर से रह गया था। इसी नंबरों ने बार बार गिराया और यूपीएससी को इतना पास लाकर भी बहुत दूर कर दिया। यहां तो लोग प्रीलिम्स देने के बाद ही परेशान हो जाते हैं कि सर नहीं हुआ मेरा। 4 बार गिरकर इतने पास जाकर उठना शायद आप सभी को सिखा सकता है कि कैसे हमेशा इंस्पायर्ड रहना है और जुनून के साथ रहना है। डिप्रेशन, एंजाइटी मेरे लिए भी खुले हुए थे, वो रास्ते मेरे पास भी थे कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, पर हमने चुना एक पॉजिटिव एंगल, हमने चुना बागी बनना, हमने चुना जुनून का एंगल। हमने अपनी जिंदगी से यही सीखा कि साथ, जुनून और बगावत, अगर ये 3 आपके साथ हैं तो बागी अगर आप बन गए तो आप कभी भी मरेंगे नहीं, आप हमेशा अमर ही कहलाएंगे। तो अगर आप भी कोई परीक्षा दे रहे हैं, जिंदगी की हो या लिखित पेपरों पे हो,
तो एक बात याद रखिएगा, आपका हक सिर्फ परीक्षा देने पर है, उसके फल पर नहीं है। तो उसके फल से आप भयभीत ना हो, परेशान ना हो, आप बस लगे रहें। और जरूर है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पर एक बार जरूर होगा आपका। जोश टॉक का और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आज से 6-7 साल पहले जब हम पढ़ाने की दुनिया में उतरे थे, ऑनलाइन की दुनिया में, तो जोश टॉक को देखकर हमने सीखा कि कैसे एक कहानी आपको प्रेरित कर सकती है। जोश टॉक शायद एक सपने के साथ चल रहा है कि वो आज के यूथ को एक व्यक्ति की कहानी दिखाकर, समझाकर उसे नए-नए मुकाम तक पहुंचा सके, उसे नए-नए लोगों तक पहुंचा सके, और जो नेगेटिविटी कई बार समाज में बनती है किसी फेलियर के कारण, उसको हटाकर पॉजिटिविटी बनाए। I was really impressed by many people who have been speaking on जोश टॉक। और हमारे खास करके बहुत सारे एजुकेटर्स भी हैं और बड़े-बड़े लोग हैं, जो रैंकर्स भी हमारे हैं, उनसे बड़ा प्रेरणा हमें मिली। तो इन कहानियों को देखकर हमेशा मन में फीलिंग आपके भी आती होगी, हमारे भी आई थी, कि अगर वो पहुंच सकते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। और शायद इसी धुन में आज जोश टॉक्स का ही धन्यवाद कि शायद आज हम खड़े हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं अपनी स्टोरी आपसे रिलेट करने का। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इन स्टोरी से, जरूर नीचे कमेंट करिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या हुआ है। धन्यवाद।